हमारे साथ इन्वासेट पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। रुपी मीनवाइल 96.10 के करीब आ गया। एक बार लेकर आइए जरा वापस डॉलर रुपी को, और 96.13 तक गया, 96.13 तक गया, और बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे। क्या ये मार्केट के लिए खतरे की घंटी है, और इक्विटी मार्केट के लिए क्या यहाँ से बड़ी करेक्शन जो मार्च के लोस थे उनको तोड़ने का रिस्क बन रहा है? गुड आफ्टरनून अनुज जी, एंड गुड आफ्टरनून टू द टीम। सर देखिए, ऐसा लगता तो नहीं है कि मार्च के लोस तोड़ने का कोई मार्केट की आशंका है, बट ओवरऑल ये लगता है कि एज कम्पेयर टू, दिख ही रहा है, लगता क्या है कि एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट्स, रिलेटिव चेंजेस जितने भी हैं मार्केट में वो इंडिया के इस टाइम पे अगेंस्ट ही हैं। तो इंडियन मार्केट कंपैरेटिवली टू द ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल पीयर्स थोड़ी नेगेटिव लगती है। एज सच ये नहीं लगता, बिकॉज मार्च के लोस जो थे वो बहुत फियर में और बहुत केओस में लगे थे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो लोज हैं वो होल्ड करने चाहिए। अनुज जी, क्रूड को देखते हुए, रुपए को देखते हुए, और मार्केट की टर्बुलेंस को देखते हुए, कॉस्ट प्रेशर्स जो आने वाले क्वार्टर में नंबर्स में विजिबल होंगे उसको एक्सपेक्ट करते हुए, आपने अपने पीएमएस में मूलभूत परिवर्तन क्या किए? कहाँ कहाँ पे रिस्क रिड्यूस किया है, कहाँ पे थोड़ा सा पोजीशंस को रिड्यूस किया है, क्या एक्यूमुलेट किया है? फॉर इंस्टेंस, क्या आप थोड़ा फार्मा हेल्थ केयर की तरफ शिफ्ट हुए हैं? स्ट्रक्चरली क्या बदलाव किया है अपने पीएमएस में, अपने स्टॉक्स में, होल्डिंग्स में? वीरू जी नमस्कार। हम ये देख रहे हैं वीरू जी कि ये जो टाइम पीरियड है, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे 17 साल के करियर में एक ऐसा टाइम पीरियड आया है जिस टाइम पे मेरा पोर्टफोलियो मुझे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ा है, क्योंकि हमें इस टाइम पे हेडविंड्स, टेलविंड से ज्यादा हेडविंड्स दिख रही हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा, जैसे अनुज जी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एआई के आने से जो चेंज आया है, जिस चीज के लिए इंडिया को एक अबव मल्टीपल मिलता था बाकी दुनिया से, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का, देर इज अ वेरी बिग चांस के डेमोग्राफिक डिविडेंड आने वाले टाइम में एक जो अभी तक हमें फायदा दे रहा था, ये उल्टा हमारी एसेट की जगह लाइबिलिटी बन जाए। आप देखिए किस हिसाब से दुनिया काम कर रही है, और हमारी आईटी कंपनियां, हमें पता ही है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। देखिए, मैं कल देख रहा था कि पिछले अगर 3 साल का देखे, $240 बिलियन लास्ट टू लास्ट ईयर, $430 बिलियन पिछले साल, और $720 बिलियन इस साल, और आने वाले साल में $850 बिलियन का प्लान है। द बिग फाइव ऑफ अमेरिका, ये मेटा, amazon, अल्फाबेट, इन सब का एआई के ऊपर लगाने का। दे आर स्पेंडिंग 15% ऑफ देयर रेवेन्यूज टुवर्ड्स रिसर्च, और हमारी टॉप आईटी कंपनीज दे आर डूइंग बायबैक्स, ओनली 0.3% ऑफ रेवेन्यू टुवर्ड्स रिसर्च। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम ये गेम जो है, जो ये आईटी की गेम चली, एआई की गेम चली है, जो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, उसमें हम कहीं आसपास भी हैं। तो फर्स्टली हमने थोड़ा सा अपना, हमें ऐसा लगता है कि इंडिया में देर इज अ चांस ऑफ वेरी बिग ले ऑफ्स, बिकॉज एआई के आने से सिर्फ आईटी सेक्टर को फर्क नहीं पड़ेगा, बैक ऑफिसेज, कस्टमर सर्विस, वी हैव बीन इन द सर्विस इकोनॉमी। चाइना ने पिछले 20 साल में क्या किया कि उन्होंने एक प्रोडक्शन इकोनॉमी बनाई। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक सर्विसेज इकोनॉमी बनाई। सर्विसेज इकोनॉमी बनानी आसान है, स्केल करनी आसान है, बट इज प्रोन टू डिसरप्शन। आज वो हमारा मूवमेंट है जहां पे हमारी सर्विस इकोनॉमी प्रोन टू डिसरप्शन हो गई है, डिसरप्शन आ चुकी है। इट इज नॉट कमिंग, इट हैज कम, इट इज देयर। एंड फाइनली वी बिलीव दैट देयर कैन बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन जॉब्स। हमारे खुद के फर्म में हम ये देख रहे हैं कि अराउंड, मतलब दो वी अडॉप्ट आईटी, हमें ऐसा लगता है कि हम आईटी को जल्दी अडॉप्ट करते हैं, तो थोड़ा अराउंड 20% ले ऑफ हो चुके हैं। जो चीज पहले 30 दिनों में होती थी, अब वो 30 मिनट में होती है। तो कहीं ना कहीं चीजें चेंज हो रही हैं। तो फर्स्टली हमने किसी भी अर्बन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में जितना भी हमारा स्टेक था वो हमने रिड्यूस करके नील कर दिया है। कोई भी हमें फाइनेंशियल्स में हमारा स्टेक था वो हमने रिड्यूस करके नील कर दिया है। द ओनली सेक्टर्स दैट वी होल्ड राइट नाउ, दिस इज एज कंसंट्रेटेड एज अ पीएमएस पोर्टफोलियो कैन बी। वी आर होल्डिंग पावर, बिकॉज हमें लगता है पावर इज द फ्यूल फॉर एआई इन फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 7-8 years टू कम। पावर में इंडिया, देखिए पिछले साल चाइना ने 525 गीगावाट प्रोडक्शन किया। दिस इज व्हाट इंडिया हैज बिल्ट इन 75 years, यू नो। सो इंडिया को ये कैचअप तो, एटलीस्ट पावर का कैचअप तो करना पड़ेगा। दूसरी चीजें हमें जो डेटा सेंटर पॉलिसी इंडिया में आई है, विच इज फिनोमिनल। आज हम एक बेटर डेस्टिनेशन है बाकी सारे एशिया से।
सो ये हमें आने वाले टाइम में फायदा देगी। और ऐसी पॉलिसीज, जब टैक्स पॉलिसीज मिली हैं इंडिया को, तो कहीं ना कहीं आईटी भी इंडिया में जब इस्टेब्लिश हुआ था इनिशियली 90s में, तो टैक्स पॉलिसीज मिली थी, फार्मास्यूटिकल को भी मिली थी और आज डेटा सेंटर्स को मिली हैं। तो हमें लगता है कि इस स्पेस में थोड़ा बेटर होना चाहिए इन टाइम्स टू कम। और इसके अलावा हमें लगता है कि जो सेक्टर्स इंडिया से रिलेटेड कम हैं और जिनमें ग्लोबल रैली चल रही है, जैसे मेटल्स हैं, उनमें हमारी पोजीशन है। एंड फाइनली हमारी पहले भी बात हुई थी कि हमें लगता है कि दैट मूव फ्रॉम एफडी कल्चर टू द इक्विटी कल्चर इज रियल। अब जिसने इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना, वो भी जाता है टूवर्ड्स, आई वुड से, लिक्विड फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स, बिकॉज उसको टैक्स बेनिफिट्स पता लगते हैं। तो हमारा चौथा सेक्टर ये है जी। ठीक है, कौन से सेक्टर्स पर अभी आप फिलहाल ओवरवेट है वो हमने समझ लिया। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, लेकिन एआई कहानी थोड़ा और मैं डिटेल में समझूंगी आपसे और समझना चाहूंगी इनफैक्ट, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एआई को लेकर ग्लोबली तो बहुत काम हो रहा है, भारत में ये प्रारंभ ही नहीं हुआ है, तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है आने वाले समय के लिए। तो अगर एआई एज अ थीम किसी को प्ले करना हो, क्योंकि शुरुआत से अगर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर चांसेस होते हैं मुनाफे के, तो फिर कैसे प्ले करें और आपका क्या व्यू लग रहा है इसमें? मैम, इंडिया में तो देखिए दो ही चीज, मतलब एक ही चीज प्राइमरली अभी कर सकते हैं कि हम पावर में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अगर हम किसी की भी बात करें, एनवीडिया का अगर जीपीयू है, जीपीयू इज नथिंग विदाउट अ चिप इज नथिंग विदाउट पावर। तो पावर की अनलिमिटेड जरूरत पड़ने वाली है इन टाइम्स टू कम। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पावर शुड बी अ गुड सेक्टर इंडिया को, ऑन ग्राउंड पावर। और फिर देखिए ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी को ग्रिड तक लाने वाली कंपनियां। और इंडिया हैज बीन वेरी लकी इन सम सेंस। देखिए हर चीज बुरी नहीं होती, कुछ लकी हुई है कि पावर में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो वर्ल्ड लेवल की हैं, जो दुनिया में या तो अपनी पेरेंट कंट्री में लिस्टेड हैं या सिर्फ इंडिया में लिस्टेड है। सो दीज आर दोस फन अमेजिंग एमएनसीज जो कि इसी काम की स्पेशलिस्ट थी। और अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में उन कंपनीज को बहुत अच्छा काम मिल सकता है। अच्छा अनिरुद्ध जी, आपने बैंकों में क्या चेंजेस किए हैं? पीएसयू बैंक्स, एसबीआई के नंबर्स, ईसीएल नॉर्म्स, शॉर्ट टर्म में जो पेन देखे गए, प्राइस डैमेज देखे गए, और आपका क्रूड, अब प्राइस हाइक हुए हैं, अब इन्फ्लेशनरी कंसर्न ये भी अगर आप देखें कुछ समय बाद आने लगेगा, तो बैंकों को कैसे ट्रीट करना चाहिए? एंड मोस्ट स्पेशली जो CY25 का सेकेंड हाफ डोमिनेट किया था पीएसयू बैंक्स ने, निफ्टी बैंक को हाई ट्रेजेक्टरीज पर यही लेके गए थे। बैंकों में क्या किया है आपने इस वक्त? देखिए सर, बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि अगर क्रूड एलिवेटेड लेवल्स पे रहता है, तो हम क्या कहते हैं कि ब्रेंट अगर 100 से ऊपर है तो प्रॉब्लम है, 90 से नीचे है तो बहुत बहुत फेवरेबल है। अगर अगर ये क्रूड टूट जाता है यहाँ से, जिसके मुझे चांसेस तो लगते हैं, बट इट विल बी टू प्री मेच्योर टू कॉल के हाँ टूट जाएगा, बिकॉज यू शुड नेवर प्ले अगेंस्ट द स्पिन इन द मार्केट। अभी तो बढ़ रहा है तो उधर का ही देखना पड़ेगा। पर हाँ, कहीं ना कहीं बीच में स्ट्रक्चर जो है वो वीकनिंग के, हमें देखो इनको देखने के तो सिर्फ टेक्निकल रीजंस ही। अब डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या है, ईरान के मन में क्या है, वी आर नॉट स्पेशलिस्ट इन इट, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ टूट सकता है। बिकॉज व्हेन थिंग्स गेट अबव द हेड, जैसे कोविड में हुआ था कि जब जब जाके गवर्नमेंट्स, चाहे वो अब इस बार देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं या सिंगापुर गवर्नमेंट है, कहीं जाके जब गवर्नमेंट्स डेस्परेट हो जाती हैं तो डेस्परेट मेजर्स भी लिए जाते हैं जिनसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं क्रूड का सॉल्यूशन निकलना चाहिए। क्रूड ठीक होने से फाइनेंशियल अपटिक, फाइनेंशियल लेंडर्स में कहीं ना कहीं एक अपटिक लगता है, वापस आ सकता है। बट ओवरऑल मुझे ये लगता है कि जो रिटेल, जो दूसरा प्रेशर एआई वाला है, वो भी रियल है। तो कहीं ना कहीं जो लोन्स हैं उनमें मुझे आने लगता है कि इंक्रीमेंट कम होगा। कहीं ना कहीं अभी इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती कि कोई बैड बैड लोन्स वगैरह होने लग जाएंगे, पर मार्केट्स तो फ्यूचर को डिस्काउंट करती हैं। इसलिए हमने बिल्कुल भी किसी भी फाइनेंशियल लेंडर्स में कोई पोजीशन नहीं रखी हुई। आपने कहा कि फाइनेंशियल्स पे आप अभी निल हैं। अच्छा अनिरुद्ध जी, जो आपने स्पेसेस गिनाए जहां पर आप थोड़ा एक्सपोजर रख रहे हैं, लेकिन उसमें आपने डिफेंस का जिक्र नहीं किया। डिफेंस में इस साल अब तक भी शानदार रिटर्न्स मिले हैं। एमटीआर टेक, डेटा पैटर्न्स, कोई भी स्टॉक उठा ले, मतलब 50% से लेकर 200-300% तक के रिटर्न्स मिले हैं। तो डिफेंस में आपको मौके नजर नहीं आ रहे? मैम, डिफेंस का ऐसा है ना, इफ आई में से, मेरा और डिफेंस का तो एक्स वाला रिश्ता है कि हमने जो 2024 में इंडिया में हाईएस्ट रिटर्न्स में हम आए, तो वी वर वेरी अर्ली पिकर्स इन डिफेंस।
एंड उसके बाद जो एक्सूबरेंस और जो डिस्ट्रीब्यूशन डिफेंस में हुई उसमें हमें थोड़ा ड्रॉ डाउन भी देखना पड़ा। तो उस वजह से एक हमारा रूल ये कहता है कि द लीडर्स ऑफ द पास्ट बुल रन में नॉट बी द लीडर्स ऑफ द नेक्स्ट बुल रन। हाँ, 99% केसेस में ये ठीक ही रहता है, पर कोई 1-2% चांसेस होते हैं। लेकिन ओवरऑल डिफेंस एक ठीक सेक्टर है, बट वी आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट सेक्टर। इस टाइम पीरियड पे मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस इज ऑल राइट, नॉट बिकॉज ऑफ द रिटर्न्स बट बिकॉज, क्योंकि एक चीज तो है ही ना कि इनको ऑर्डर्स मिल ही रहे हैं, एंड विद द ग्लोबल अनसर्टेनिटी दैट इज देयर, इंडिया को अपनी डिफेंस आने वाले टाइम में बढ़ानी ही पड़ेगी। और मुझे लगता है 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका एआई को बहुत फायदा होगा इंडिया जैसे देश के लिए। फर्स्ट इज डिफेंस, एक इंजन जो हम 20 साल से या 30 साल से कोशिश कर रहे हैं, नहीं बना पाए, अब हम मुझे उसका हर मॉडल बना के टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 95% मॉडल्स हम एआई के थ्रू टेस्टिंग करके रिजेक्ट कर सकते हैं, और अब 5% की ही जरूरत है। सो अल्टीमेटली आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 10 years वी विल हैव आवर ओन इंडिजीनियस इनबिल्ट इंजन्स, एंड डिफेंस में बहुत आने वाले टाइम में तरक्की होगी। दूसरी हमें लगती है फार्मास्यूटिकल्स, कि हमें ऐसा लगता है कि जो भी फार्मास्यूटिकल रिसर्च कंपनीज होंगी उनको आने वाले टाइम में बहुत फायदा होना चाहिए, क्योंकि एआई के आने से सेम टेस्टिंग करने के लिए जिस चीज को 20 साल लगते थे, आने वाले टाइम पीरियड पे ये सब रूल्स और द स्कोप ऑफ रिसर्च वुड इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। चलिए अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस वीकेंड।